हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। रीट एग्ज़ाम 2022 को लेकर काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ हम आपके सामने लेकर आए हैं। साइकोलॉजी के क्वेश्चन होने वाले हैं, नए सिलेबस के अकॉर्डिंग है और बहुत ही कम क्वेश्चंस में आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम के अंदर मिलने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ चलते हैं। रीट के साथ साथ फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड और रीट प्लस थर्ड ग्रेड सभी के लिए वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि सभी सब्जेक्ट का जो कॉमन है वो यहाँ पर कवर कर रहा है। चिंतन का संबंध मानव के किस पक्ष से है? ऑप्शन ए संज्ञानात्मक, बी भावात्मक, सी क्रियात्मक, डी है उपरोक्त सभी। तो चिंतन का जो संबंध बताया गया है वो संज्ञानात्मक पक्ष से बताया गया है। चिंतन का संबंध मानव के किस पक्ष से बताया गया है? संज्ञानात्मक पक्ष से होता है। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जिस चिंतन का उद्देश्य किसी नई वस्तु का निर्माण करना होता है उसे कहते हैं। जिस चिंतन का उद्देश्य किसी नई वस्तु का निर्माण करना होता है उसे कहते हैं। ऑप्शन ए मूर्त चिंतन, बी अमूर्त चिंतन, सी सृजनात्मक चिंतन और डी है उपयुक्त सभी। यदि आपको इनमें से क्वेश्चंस के आंसर आते हैं या एग्ज़ाम के अंदर यदि ये क्वेश्चन आता तो आप किसे सही मानकर उत्तर लगाते, आंसर लगाते, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इसका सही आंसर होगा सृजनात्मक चिंतन। जिस चिंतन का उद्देश्य किसी नई वस्तु का निर्माण करना होता है वो किसके अंदर आता है? सृजनात्मक चिंतन। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होने वाला है। चलिए थर्ड क्वेश्चन है, वह चिंतन जिसमें वास्तविक विषयों के बोध की आवश्यकता नहीं होती उसे कहते हैं। ऑप्शन ए मूर्त चिंतन, बी अमूर्त चिंतन, सी तार्किक चिंतन, डी उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा अमूर्त चिंतन। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। जिस चिंतन में वास्तविक विषयों की बोध की आवश्यकता नहीं होती वो कौन सा चिंतन होता है? अमूर्त चिंतन होता है। 10 मिनट के वीडियो के अंदर आपको एग्ज़ाम के अंदर 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये हमने क्वेश्चंस हैं जिनको कवर किया है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। रीट फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड या रीट प्लस थर्ड ग्रेड सभी के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो हम साइकोलॉजी के लेकर आ रहे हैं जो कि आपके काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चंस के आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। चिंतन के साधन निम्न में से कौन से हैं? ऑप्शन ए बिंब व भाषा, बी संप्रत्य, सी प्रतीक और डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो चिंतन के साधन निम्न में से कौन से हैं? तो बिंब व भाषा चिंतन का साधन होता है, संप्रत्य चिंतन का साधन होता है, प्रतीक के द्वारा भी चिंतन किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन टी, यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, वह चिंतन जो प्रत्यक्ष बोध अथवा प्रत्यक्षीकरण पर आधारित होता है उसे कहते हैं। चिंतन के अधिकांश क्वेश्चन हमने इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करी है और जिस लैंग्वेज में क्वेश्चन आते हैं वही लैंग्वेज हमने बनाई है। वह चिंतन जो प्रत्यक्ष बोध अथवा प्रत्यक्षीकरण पर आधारित होते हैं कहते हैं। ऑप्शन ए मूर्त चिंतन, बी अमूर्त चिंतन, सी तार्किक चिंतन, डी उपयुक्त सभी। तो वो चिंतन जो प्रत्यक्ष बोध अथवा प्रत्यक्षीकरण पर आधारित होते हैं उन्हें क्या नाम दिया गया है? मूर्त चिंतन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर, चिंतन की प्रकृति है। चिंतन की प्रकृति है। ऑप्शन ए संज्ञानात्मक क्रिया, बी लक्ष्य केंद्रित होती है, सी मानसिक खोज पर निर्भर करती है और डी है उपयुक्त सभी। तो चिंतन की प्रकृति कैसी होती है? संज्ञानात्मक क्रिया भी है, लक्ष्य केंद्रित भी होता है कि चिंतन, मानसिक खोज पर भी निर्भर करता है चिंतन और उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर होने वाला है, क्योंकि ये सभी गुण चिंतन की प्रकृति के होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पर आ चुके हैं और यदि अभी तक भी आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रीट फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड सभी के लिए साइकोलॉजी के क्वेश्चंस की सीरीज, साथ ही साथ काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट नोटिस जो हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण सूचनाएं प्रोवाइड करवाते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा जिससे कि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। क्वेश्चन नंबर 7 है,
चिंतन के विकास हेतु निम्न में से क्या महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए ज्ञान व अनुभूतियों की पर्याप्तता, बी अभिप्रेरणा की निश्चितता, सी संप्रत्यों का उचित विकास और डी है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर भी क्या होने वाला है? उपयुक्त सभी। साइकोलॉजी के अंदर जहाँ पर उपयुक्त सभी ऑप्शन होता है वहाँ अधिकांश क्वेश्चंस में, पूरे 100% अपन नहीं कह सकते, लेकिन अधिकांशतः यानी कि 80% में उपयुक्त सभी वाला जो ऑप्शन होता है वो राइट होता है, अभी तक जितने भी एग्जामों में क्वेश्चन आए उनके अनुसार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, अनुभाविक अधिगम के प्रवर्तक हैं। ऑप्शन ए रोजर्स, बी फ्रायड, सी गिलफोर्ड और डी है मैस्लो। तो अनुभाविक अधिगम के प्रवर्तक कौन हैं? रोजर्स हैं। यदि आपको आते हैं इनके आंसर तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, अनुभाविक अधिगम का प्रथम सोपान है। अनुभाविक अधिगम का प्रथम सोपान है ऑप्शन ए अनुभव, बी प्रक्रिया, सी सामान्यीकरण और डी है उपयोग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए अनुभाविक अधिगम यानी कि अनुभव द्वारा सीखना, तो वो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यहाँ पर राइट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, अन्वेषण उपागम के प्रवर्तक हैं। काफ़ी बार एग्जाम के अंदर रिपीट क्वेश्चंस हैं, ये काफ़ी क्वेश्चंस इसमें से हमने आपको करवा दिए हैं और अभी आगे भी काफ़ी सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। ये वाला क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा जाता है। अन्वेषण उपागम के प्रवर्तक हैं ऑप्शन ए आर्मस्ट्रॉन्ग, बी ब्रूनर, सी डीवी और डी है सुक्रांत। तो इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन ए आर्मस्ट्रॉन्ग है, जो कि अन्वेषण उपागम के प्रवर्तक हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पर आ चुके हैं और अभी भी आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पर सीरीज चल रही है साइकोलॉजी के क्वेश्चंस की, जो कि आपको रीट फर्स्ट गेट सेकंड गेट सभी एग्जामों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ चुके हैं। रिपीट क्वेश्चन है 2011 के अंदर जो टेट का पेपर हुआ था उसके अंदर पूछा गया है, निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है? ऑप्शन ए विकास अंतःक्रिया का फल है, बी विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है, सी विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है और डी विकास किसी विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। तो कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कि इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इनमें से ऑप्शन डी सत्य नहीं है, क्योंकि विकास क्या होता है? विशिष्ट से सामान्य की ओर नहीं होता, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। तो ये आंसर गलत होगा। बाकी विकास अंतःक्रिया का फल होता है, ये राइट आंसर होगा, मतलब सही होगा। और यहाँ पर नहीं पूछा है तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। जैसा कि आप सभी को पता है, बालक का जो विकास होता है जो सामान्य क्रियाओं से विशिष्ट क्रिया की ओर होता है, यानी कि विशिष्ट क्रिया से सामान्य क्रिया की ओर होता है। जैसे कि कोई भी व्यक्ति है, उसके जो कोई भी वर्ड है उसको वो पहले कहता है, बच्चा पापा पहले कहता है, उसके बाद में अन्य वर्डों को सीखता है। पहले सबसे पहले वो पापा कहना सीखता है, वो सभी व्यक्तियों को पापा बोलेगा। उसके बाद में वो धीरे धीरे व्यक्तियों में जो अंतर है उसको करना सीखता है और फिर पर्टिकुलर अलग अलग नाम से बोलना सीखता है। इसी तरीके से जैसे सबसे पहले क्या होता है? सामान्य विकास होता है, हाथ बनता है, उसके बाद में उंगलियां बनती हैं। दो एग्जाम्पल हो गए अलग अलग। पहले क्या बनता है? पूरे हाथ का विकास होता है, उसके बाद में उंगलियों का, हथेलियों का, इनमें डिवाइड होता है। इस तरीके से पहले सामान्य विकास फिर विशिष्ट विकास होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है, यह अवस्था क्या है? जो बालकों की सोच है वो अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है, वह कौन सी अवस्था है? ऑप्शन ए 7 से 12 वर्ष, बी 12 से वयस्क, सी 2 से 7 वर्ष और डी है जन्म से 2 वर्ष। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 7 से 12 वर्ष, क्योंकि जिन प्याजे द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष मानी गई है। तो यहाँ पर 7 से 12 वर्ष का ऑप्शन है, इसलिए ये ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। बच्चा मूर्त घटनाओं के संबंध में युक्ति युक्त तर्क कर सकता है और वस्तुओं के विभिन्न समूहों को वर्गीकृत कर सकता है, यानी कि अलग अलग समूहों में बांट सकता है। बच्चा पहचानना सीख जाता है चीज़ों को। तो ये 7 से 12 वर्ष इसका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है?
मानव जो विकास होता है वो किन किन का परिणाम है? ऑप्शन ए अभिभावक व अध्यापक, ऑप्शन बी सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का, ऑप्शन सी वंशक्रम एवं वातावरण का, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा वंशक्रम व वातावरण का। जो मानव का विकास होता है वह वंशक्रम व वातावरण के योगदान का परिणाम होता है। वंशक्रम भी उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसा उसका वंशक्रम है, और वातावरण भी डिपेंड करता है कि बच्चा किस वातावरण में रह रहा है। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ आ चुके हैं। निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक नहीं है, पूछा गया है। जैसे आप क्वेश्चन को पढ़ते हो, क्वेश्चन एग्ज़ाम के अंदर, पेपर के अंदर, तो जहाँ पर भी नेगेटिव वर्ड आता है उसको या तो अंडरलाइन कीजिएगा या सर्कल बना लीजिए, क्योंकि जल्दी की जल्दी में जब आप क्वेश्चन का आंसर देखते हो तो इसको पढ़ना भूल जाते हो, इस पर गौर करना, और वो क्वेश्चन आते हुए भी गलत हो जाता है। इसलिए निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक नहीं है? ऑप्शन ए सामाजिक संचरण, बी अनुभव, सी संतुलनीकरण, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा सामाजिक संचरण। जिन पियाजे ने क्या बताया था? जिन पियाजे के अनुसार बालक के बौद्धिक विकास के निर्धारण में सामाजिक संचरण है वो निर्धारक तत्व नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी व्यूह रचना अधिक उपयुक्त है? विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ऑप्शन ए है अधिकतम बच्चों को सम्मिलित करते हुए बच्चों को सम्मिलित करना। सेकंड है विद्यार्थियों को सम्मिलित करते हुए अध्यापन द्वारा निर्देशन। थर्ड है सहकारी अधिगम तथा पीयर ट्यूटरिंग, सहपाठियों द्वारा अनुशिक्षण, और डी है अध्यापन के लिए योग्यता आधारित समूहीकरण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सहकारी अधिगम तथा पीयर ट्यूनिंग, सहपाठियों द्वारा अनुशिक्षण, यानी कि साथ में जो बच्चे होते हैं उनके द्वारा व्यूह रचनाओं में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए सहकारी अधिगम तथा सहपाठियों द्वारा शिक्षक व्यूह रचना सर्वाधिक उपयुक्त है, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं जो परस्पर क्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। जो बच्चे हैं वो एक दूसरे से परस्पर क्रिया करके सबसे ज़्यादा सीखते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होने वाला है। ये क्वेश्चंस काफ़ी रिपीट क्वेश्चन है, रीट 2011 से लेकर अब तक काफ़ी बार पूछे गए हैं, तो वही क्वेश्चंस के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, इसलिए वीडियो को लाइक और शेयर अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि रीट, फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, अन्य सभी शिक्षक भर्ती हो, सीटेट हो, यूपी टेट हो, या अन्य कोई भी शिक्षक भर्ती हो, संस्कृत शिक्षा विभाग की हो, सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम आप तक पहुंचाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, और क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों, कमियों व व्यक्तियों के प्रति सजगता विशेषता है। समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों, कमियों व रिक्तियों के प्रति सजगता की विशेषता है। ए प्रतिभाशाली बालकों की, बी सामान्य बालकों की, सी सृजनशील बालकों की, और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा सृजनशील बालक। जो सृजनशील बालक नए संबंधों के ज्ञान को उनकी उत्पत्ति के चिंतन के परंपरागत तरीके से हटकर असाधारण विचार से जो उत्पन्न होते हैं उनमें असाधारण उनसे करने की क्या रखते हैं? योग्यता रखते हैं। यानी क्या है? समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों, कमियों व रिक्तियों के प्रति सजगता कौन सबसे अधिक दिखाते हैं? सृजनशील बालकों के द्वारा दिखाई जाती है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 काफ़ी बार रिपीट और काफ़ी फेमस क्वेश्चन, आप इसको बोल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 17 है 17 नंबर क्वेश्चन। एक कॉलेज जाने वाली लड़की ने फर्श पर कोट फेंकने की आदत डाल ली है। लड़की की मां ने उससे कहा कि कमरे से बाहर जाओ और कोट को खूंटी पर टांगो। लड़की अगली बार घर में प्रवेश करती है, कोट को हाथ पर रखकर अलमारी की तरफ जाकर कोट को खूंटी पर टांग देती है। यह उदाहरण है। ऑप्शन ए श्रृंखलागत अधिगम का, बी उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम का, सी प्रत्यय अधिगम का, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा श्रृंखलागत अधिगम का। श्रृंखलागत अधिगम का उदाहरण है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। बाह्य अभिप्रेरणा में समावेशित किया जाएगा। बाह्य अभिप्रेरणा में समावेशित किया जाएगा। ऑप्शन ए प्रशंसा एवं दोषारोपण को, बी प्रतिद्वंदिता, सी पुरस्कार एवं दंड, डी परिणाम का ज्ञान और ई है ये सभी। बाह्य अभिप्रेरणा में समावेशित किसे किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ये सभी। ये क्वेश्चन आपके पुराने जो पेपर हैं उनमें आए हुए हैं, तो इसका राइट आंसर क्या माना गया है? ई, यानी कि ये सभी। प्रशंसा एवं दोषारोपण, प्रतिद्वंदिता, पुरस्कार एवं दंड, परिणाम का ज्ञान, ये सभी क्या होते हैं? बाह्य अभिप्रेरणा में समावेशित किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ई। ये क्वेश्चन इस प्रकार नहीं आया था, क्वेश्चन आया था इन सब में सम्मिलित करना था। इसका राइट आंसर है ए और बी हो सकता है, बी और सी है, या फिर ए एंड सी है, या फिर ये सभी हैं। ये इस प्रकार ऑप्शन दिए हुए थे पहले, और उसके बाद में ये 4 ऑप्शन अलग से दिए हुए थे। तो इसमें राइट आंसर इस प्रकार ये क्वेश्चन आया था आपके 2011 के टेट के एग्ज़ाम के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है। जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, न कि प्रत्यक्ष अनुभव को कहा जाता है। वो क्या करता है? दूसरों से व्यवहार, जो दूसरे जिस प्रकार का व्यवहार करते हैं उस प्रकार के व्यवहार से सीखता है, न कि कोई प्रत्यक्ष अनुभव किसी के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करके सीखता है। एक सामाजिक अधिगम है, अनुबंधन है, प्रायोगिक अधिगम है, या आकस्मिक अधिगम है। तो इसका राइट आंसर होगा सामाजिक अधिगम है। किस प्रकार का अधिगम है? सामाजिक अधिगम है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। जब व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है तो इस प्रक्रिया में वह अपना क्या करता है? सामाजिक विकास कर रहा होता है। अतः इस प्रकार का अधिगम किस लिए प्रकार का कहलाता है? सामाजिक अधिगम कहलाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 यानी कि क्वेश्चन नंबर 20 पर आ चुके हैं। अधिगम निर्योग्यता का लक्षण है। अधिगम निर्योग्यता का लक्षण क्या है? ऑप्शन ए भागने की प्रवृत्ति होना, ऑप्शन बी है अशांत, ऊर्जावान व विध्वंसक होना, ऑप्शन सी है अवधान संबंधी बाधा या विकार, ऑप्शन डी है अभिप्रेरणा का अभाव। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अवधान संबंधी बाधा व विकार। अधिगम निर्योग्यता का लक्षण अवधान संबंधी बाधा व विकार। जैसे अवधान संबंधी बाधा में शारीरिक या मानसिक विकार अधिगम की गति को क्या करता है? धीमा करता है, जो अधिगम निर्योग्यता का लक्षण है। तो शारीरिक और मानसिक विकार भी हो सकता है इसके अंदर। तो राइट आंसर होगा उसका ऑप्शन सी। इस प्रकार 20 क्वेश्चन आज के इस वीडियो में थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस थे। इनमें से आपको 1 से 2 क्वेश्चन सिमिलर, अधिक 1 से 2 क्वेश्चन सिमिलर ही ऐसे एज इट क्वेश्चन आपको फर्स्ट गेट, सेकंड गेट, रीट इनके अंदर देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये सिलेबस हम करवा रहे हैं। रीट के साथ साथ फर्स्ट गेट, सेकंड गेट भी आपको कवर करवाएगा। ये सिलेबस सभी के अंदर कॉमन टॉपिक है, इसलिए कि सभी वीडियो को देखिएगा और क्वेश्चंस के आंसर ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियोस में और मोटिवेशन के साथ आपको अधिक से अधिक हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करवा सकें। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। धन्यवाद।